अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एहसानुल हक एडवोकेट आपकी खिदमत में। आज जो प्रोग्राम लेके आया है उसमें लॉ ऑफ इनहेरिटेंस डिस्कस किया जाएगा और मरहूम की जायदाद किस तरह मुंतकिल होती है, किस तरह ट्रांसफ़र होती है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, मरहूम की जायदाद जो है वो उनके लवाहिकीन को जाती है और इसके जाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको कोर्ट में एसएमए दाखिल करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन देनी पड़ती, उसमें कहा जाता है कि भाई हमारे मरहूमीन का ये जायदाद थी और हम ये लवाहिकीन हैं और अपने नाम पे इसको मुंतकिल कराना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको वकील की खिदमत ज़रूरी है कि आप किसी वकील की सर्विसेज को हायर करें। अब इसके लिए कोर्ट जो है तमाम चीज़ों को परखने के बाद, यानी एफआरसी वगैरह से तमाम इनहेरिटेंस की डिटेल लेगा, प्लस वो देखेगा कि एक आदमी जो मरहूम है उसकी कोई दूसरी बीवी तो नहीं है, कोई दूसरी औलाद तो नहीं है, कोई और क्लेमेंट तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को इवेल्यूएट करने के बाद आप एक प्राइस फिक्स करते हैं उसकी कि भाई हमारी जायदाद की कीमत तकरीबन ये है जो हमारे लवाहिकीन में हम देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो कोर्ट कहेगी ठीक है, जो आपने लिख के दे दी है उसी के ऊपर कोर्ट अपना मामले को रखेगी और उसी पे चलाएगी। उसके बाद वहाँ से एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द इनहेरिटेंट्स ऑफ द फैमिली थ्रू एफआरसी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से उनको पता लग जाता है, सबको पता लग जाता है कि भाई इसमें कितने लवाहिकीन हैं और कितने नहीं हैं। एक बात और है जो बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अगर किसी लवाहिकीन का नाम शामिल ना हो तो वो भी शामिल करवाया जा सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि उस लवाहिकीन को आप छुपा लें, बताए नहीं कोर्ट को, इसके लिए तो बहुत ख़तरनाक सज़ा है। तो लिहाजा आप जो भी मामलात हैं उनको सीधे सीधे रख के चलें और सच के दायरे में चलें, आपके लिए तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने छुपन छुपी का गेम कर लिया तो फिर मामले मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा ऐसे काम नहीं करने चाहिए। जो भी काम है वो अच्छे, सच्चे और सीधे होने चाहिए ताकि आप यहाँ भी सुरखरू रहें और वहाँ भी सुरखरू रहें। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू फिर ये होता है कि शेयर जो है उसमें लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कोर्ट की तरफ से ही लिखा हुआ आ जाता है कि भाई कितने आदमी को कितने पैसे मिलेंगे। अब मैं बता देता हूँ आपकी इत्तला के लिए कि इसमें ये होता है कि जो भी जायदाद होती है उसमें वालिदैन का हिस्सा होता है, यानी वालिद का हिस्सा 12.5, वालिदा का हिस्सा 12.5%, बहन का हिस्सा यानी बेटी का हिस्सा 25% और बेटे का हिस्सा 50% होता है। लिहाजा इसको हम इसी तरीके से करते हैं। अच्छा, जब मरहूमीन, अच्छा शरअ ये कहती है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से अल्लाह को प्यारा हो जाए तो उसकी जो जायदाद है उसमें सबसे पहले अगर उस पर कोई कर्ज है तो उसको अदा किया जाए। दूसरी बात यह है कि मैयत का कफन, दफन, गुस्ल के पैसे उसमें से निकाल दिए जाए और उसके बाद फिर जो रकम बचती है उस रकम का बंटवारा इस तरह होगा जिस तरह मैंने आपसे भी अर्ज़ किया कि बच्ची को मिलेगा 25% और बच्चे को मिलेगा 50%, और अगर वालिदैन में से कोई हयात है तो उनको मिलेगा 12.5%। तो ये इसका तरीक़ाकार है, वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। लोगों ने बहुत उलझा दिया है इसको, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, हालांकि ऐसा इसमें कुछ है नहीं। कोर्ट से लोग घबराते हैं। देखें, कोर्ट में जब तक आप नहीं जाएंगे आप ना जायदाद बेच सकते हैं और ना जायदाद के मालिक बन सकते। कोर्ट सबसे पहले ये काम करता है कि आपको तमाम लवाहिकीन को मिल्कियत का हक़ देता है। तमाम मिल्कियत के हक़दार जो हैं वो सामने आते हैं और अपने अपने दस्तखतों से उस प्रॉपर्टी के हिस्से को वसूल करते। तो लिहाजा इसमें घबराने की तो कोई बात है ही नहीं। आप एक जायज़ काम के लिए जा रहे हैं, आप अपने हक़ के लिए जा रहे हैं, जो आपका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपका जो है ना इस्लामी आपका जो हक़ है और शरई हक़ है, तो आपको इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। आज हम अपने टॉपिक को इसी पे एंड कर देते हैं और अब अगले टॉपिक में आपको बताएंगे कि इसको लाहिकीन जायदाद को किस तरह बेच सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पसंद आए, इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइमली मिल जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।